साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सारे साथीगण मेरे फटाफट से उपस्थित हो जाएं, जल्दी से आ जाएं। कैसे हैं? राम राम भैया, राम राम, नमस्कार। ठीक है। और बेहतरीन सा दिन है मेरे बच्चे। सभी साथियों को लोहड़ी जो आपका पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, क्लियर? तो सभी साथी मेरे फटाफट से आ जाएंगे। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। दीपेश, ब्रजेश, कुंदन, कर्ण, विजय, भारत का बाज, सुमन जी, लक्ष्मीबाई, विवेक कोहली, सोनू, ठीक है, पिंकी, हैकर भाई, एएमजे, अंशिका, कार्तिक, जख्मी, सुजीता, नेहा, विशाल, अंकित, खुशी, पवन, ब्रजेश, ओनली, ग्रेट सक्सेस, क्या बात है, ज्योतिष, कुलदीप, सचिन, दानिश, जूही, मुकेश, नेहा, शांतनु, सचिन। चलिए, तो सभी साथीगण आते रहेंगे। और मेरे बच्चे, जैसा कि आपको ज्ञात है, लास्ट मैंने आपसे बोला भी था कि मेरे साथियों, मैं आपसे जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा वो पीपीटी के माध्यम से ही लेकर के आऊंगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक। क्यों पीपीटी के माध्यम से? क्योंकि मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूं कि स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे तो सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है। एक गधे की तरह मजदूरी करने से अच्छा है एक स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन को प्राप्त करना। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैसे हिस्ट्री सबसे बड़ा टॉपिक है जीएस का, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे तो आने वही है दो। ठीक है ना? दो से मैक्स टू मैक्स तीन क्वेश्चन आने हैं, तो तीन क्वेश्चन आने हैं तो मेरे बच्चे, और केवल फैक्चुअल डेटा से आने हैं, केवल फैक्चुअल डेटा से। तो हम इतना सारा भंडारा क्यों करें, इतना सारा रामायण क्यों करें? हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं जाने कि राम कौन थे? हम डायरेक्टली ये क्यों नहीं जाने कि राम के परिवार में कौन कौन था, राम ने कहाँ कहाँ विजिट की, सीता जी कौन थी, रावण कौन था? बस ये बातें ही क्यों ना करें? क्योंकि जब फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाना है तो उसी फैक्चुअल डेटा को हम तैयार कर लें। ये एक स्मार्ट स्टडी होगी। क्योंकि हम इस सब्जेक्ट में टाइम बर्बाद करें, इससे अच्छा है कि हम लोग अपना मैथ, रीजनिंग और अन्य सब्जेक्टों पर फोकस लगाएं जो हमें ज्यादा क्वेश्चन देने हैं, जो हमें ज्यादा क्वेश्चन देने हैं। क्योंकि एक थिंक सोचो, क्योंकि मेरे बच्चे, आप मैथ, रीजनिंग पर अगर अपनी पकड़ नहीं बना पाते हैं तो आप एग्जाम में पिछड़ जाएंगे। ठीक। तो आप वहां अपना समय गैदरिंग में लगाएं, वहां अपना समय पढ़ने में लगाएं। ठीक। राहुल जी, सर तो नोट कैसे करें हम? तो नोट वोट आपको यही पॉइंट है, यही नोट डाउन करने, यही पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा। मैं केवल आपको चीजों को लिंक करते हुए चलूंगा, चीजों को लिंक करते हुए चलूंगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। मुगल्स से पहले आपको पता है कि जब एमबीटी का रूल था, जब एमबीटी का शासन था मेरे बच्चे, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तो इस एमबीटी के समय पर, इस एमबीटी के टाइम पर, एमबीटी के टाइम पर दक्षिण भारत में दो राज्य बने थे। दक्षिण भारत में दो राज्य बने थे। एक था मेरे बच्चे विजयनगर, दूसरा था बहमनी। ठीक है ना? विजयनगर और दूसरा था मेरे साथियों बहमनी। ठीक है। विजयनगर और बहमनी नाम के एमबीटी के समय पर दो राज्य बने। अब ये एमबीटी के टाइम पर जो विजयनगर बना, ये जो विजयनगर एम्पायर बना मेरे बच्चे, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, कब से कब तक होता है? 1336 से लेके 1646 तक होता है। कब तक होता है साथियों? 1336 से लेके 1646 तक। अगर इसकी बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वगैरह किसने की थी, ठीक है ना, स्थापना, अक्की तोमर जी टाइम नहीं देंगे, फिर तो वही बात आ जाएगी कि भाई फिर मैं आपको विद इन टाइम में चीजें कैसे दूं। ठीक है ना? फिर तो वही बात आ जाएगी अक्की तोमर जी। आप केवल समझते चलें चीजों को। ये पीडीएफ जब आपके पास पहुंच जाएगी, क्लास के साथ लग जाएगी, तो आप आसानी से, बहुत आराम से मेरे बच्चे, अच्छे से राइटिंग में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक। चलिए, द विजयनगर किंगडम वॉज इस्टाब्लिश बाय संगम ब्रदर्स। क्या नाम होता है? नाम याद रखना, संगम ब्रदर्स, जिनका नाम है हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का इन विजयनगर, प्रेजेंट डे हम्पी। आज का जो हम्पी है, हम्पी बोले तो मेरे बच्चे कर्नाटक, हम्पी बोले तो कर्नाटक। हम्पी कहाँ होता है? कर्नाटक। ठीक है ना? कहाँ का क्षेत्र होता है साथियों? गुरुदेव, कर्नाटक का क्षेत्र होता है। कहाँ का होता है?
कर्नाटक का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है हम्पी नाम का ये शहर। यहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की दो भाइयों ने की, हरिहर राय और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने, जिसे वर्तमान में आप हम्पी कहते हैं, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे होता है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे होता है। विवेक कोहली जी बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक, इतनी बात आप याद रखेंगे विजयनगर के लिए। आगे चलते हैं। फिर मेरे बच्चे, जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें किसी एक वंश ने शासन नहीं किया है। विजयनगर साम्राज्य में छोटे छोटे समय तक 4 वंशों ने शासन किया है, 4 डायनेस्टी ने टाइम टू टाइम यहां रूल किया है। सर कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं? सर जी आपको टी शर्ट मिला पर हम सबको नहीं मिला, जो सिलेक्शन लेगा उसके लिए टी शर्ट होगी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे सिलेक्शन लेके दिखाइए, टी शर्ट आपको भी ये वाली देंगे हम एज अ गिफ्ट। ठीक, द विजयनगर किंगडम was successively ruled by 4 dynasties. कितनी डायनेस्टी? 4 dynasties over a period of more than 300 years. द संगमा डायनेस्टी सबसे पहले आती है, संगम डायनेस्टी 1336 से लेके 1485। फिर आती है सालुव डायनेस्टी 85 से 1505। फिर आती है तुलुव डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी 1505 से 1570। और लास्ट में आती है अरविंदु डायनेस्टी 1570 से 1650। यानी विजयनगर साम्राज्य जो रहा वो स्टार्ट होता है मेरे बच्चे संगम डायनेस्टी के साथ 1336 में, और अंत होगा अरविंदु डायनेस्टी के साथ 1650 में। हिंदी में भी पढ़ देंगे। विजयनगर राज्य पर 300 वर्षों से अधिक समय तक 4 वंशों द्वारा क्रमिक रूप से शासन किया गया। कौन कौन से 4 वंश हुए? संगम 36 से लेके 1485, सालुव 1485 से 1505, तुलुव 1505 से 1570, और मेरे बच्चे अरविंदु वंश 1570 से 1650। अब हमें चारों वंशों को ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ना है, हमें केवल यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट तलाशने हैं। वही फैक्ट तलाश करके मैं यहां लाया हूं। सर इस पीडीएफ को हम प्रिंट निकालें या लिख लें? प्रिंट निकाल लोगे तो लिखने की और ज्यादा समय की बचत होगी, क्योंकि ये एज इट इज नोट्सों की फॉर्म में है, एज इट इज मोनिका जी नोट्सों की फॉर्म में है। टू द पॉइंट है, एक एक चीज टू द पॉइंट है मेरे बच्चे। लिख लोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लिख के याद जल्दी होता है, लिख के चीजें याद जल्दी होती हैं। देखिए खास खास पॉइंटों को मैं यहां लेकर के आया हूं। मैं सारी चर्चाएं नहीं करने वाला, केवल उन पॉइंट्स को लाया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे पूछे जा सकते हैं। इन 1336 हरिहर बिकम द रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी। 1336 ईस्वी में हरिहर फर्स्ट संगम वंश का शासक बना। यानी संगम वंश का संस्थापक आपसे पूछता है, ठीक है ना, संगम वंश का संस्थापक मेरे बच्चे आपसे पूछता है, फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, संगम वंश का संस्थापक पूछता है तो कौन हो गया? ठीक है ना, संगम वंश का संस्थापक पूछता है तो कौन हो गया? ठीक, फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी पूछे तो मेरे साथियों कौन हो गया? फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी, संगम वंश का संस्थापक, संगम वंश का संस्थापक। ठीक है भाई, संगम वंश का संस्थापक कौन हो गया? गुरुदेव हरिहर प्रथम। फिर एक बात आपसे पूछता है कि सर संगम वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ? संगम वंश में सबसे महान शासक कौन हुआ? तो इसका नाम था मेरे बच्चे देवराय सेकंड। देवराय सेकंड वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। संगम वंश का जो सबसे महान शासक होता है वो देवराय सेकंड होता है, ये बात आप याद रखेंगे। संगम वंश का जो सबसे महान शासक होता है वो कौन होता है मेरे साथियों? कौन सी स्लाइड है? दूसरी स्लाइड है, ठीक है। सबसे महान शासक होता है देवराय सेकंड, देवराय सेकंड। इसके बाद अगर विजयनगर डायनेस्टी में आगे जाते हैं तो मेरे बच्चे आपसे पूछता है कि सालुव वंश की स्थापना, सालुव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट, सालुव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो नाम याद रखना, सालुव नरसिम्हा, ठीक है ना। सालुव नरसिम्हा फाउंडेड द सालुव डायनेस्टी। सालुव नरसिम्हा ने
किस वंश की स्थापना की थी? सालुब वंश की स्थापना की थी। सालुब वंश के आपसे फाउंडर पूछता है तो कौन होंगे मेरे बच्चे? सालुब नरसिंह होंगे। फिर देखिए एक व्यक्ति आता है मेरे बच्चे कि कृष्णदेव राय of the Tuluv dynasty is considered as the greatest of the विजयनगर किंग्स। यानी क्वेश्चन एक बेहतरीन आता है कि पूरे विजयनगर साम्राज्य में, पूरी विजयनगर डायनेस्टी में सबसे महान शासक कौन हुए? तो तुलुव वंश से बिलोंग करते थे, नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को विजयनगर का सबसे महान राजा माना जाता है। विजयनगर का सबसे महान राजा कृष्णदेव राय। तेनालीराम का नाम कभी सुने हो? तेनालीराम इन्हीं के दरबार में था। बीरबल जैसा विद्वान, बीरबल जैसा विद्वान। अब देखो एक दो खास बात आज के लिए मेरे बच्चे। अमुक्त माल्यदा एन एपिक पोएम ऑन द तमिल वुमन पोइट अंदाल is an epic poem in Telugu composed by कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। मतलब क्या है? हिंदी में भी लिखा है, परेशान मत होना। अमुक्त माल्यदा तमिल महिला कवित्री अंदाल पर आधारित एक महाकाव्य है, ठीक है ना। ये जो अमुक्त माल्यदा है ये एक किताब है मेरे बच्चे, जिसके राइटर कौन है? जिसके राइटर हैं विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय। इनकी फेमस पुस्तक है। किस भाषा में लिखी गई है? तो मेरे बच्चे तमिल भाषा में लिखी गई है। और तमिल की एक पोएट्री हुई है, पोएम लिखने वाली व्यक्ति हुई है जिसका नाम है अंदाल। इनके जीवन पर आधारित है, इनके जीवन पर आधारित है। अजय कुमार कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, तो भैया अपने स्पीकर चेक करा लो, ठीक है ना, अपने स्पीकर, क्योंकि बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है, बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है। अभी लिखे हैं बाद में, देव प्रसाद जी बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है ना, बाद में लिख लेना, ये आपको एज इट इज पहुंच जाएगी। फिर बात आती है साथियों कि ये जो अमुक्त माल्यद था, देखो मैं आपको बेहतरीन पॉइंट बताऊंगा। ये जो व्यक्ति कृष्णदेव राय है मेरे बच्चे, इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे। देखो लिखा भी है, अष्ट दिग्गजस इज अ कलेक्टिव टाइटल गिवन टू द 8 स्कॉलर्स हु वर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर श्री कृष्णदेव राय। बेहतरीन क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे बच्चे नवरत्न, जैसे नवरत्न होते थे, नवरत्न 9 पदाधिकारी नवरत्न, और नवरत्न किसके दरबार में हुए हैं? या तो चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त साम्राज्य में आएगा मेरे बच्चे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें उसने नवरत्न नाम दिया। या फिर मेरे बच्चे मीडिएवल हिस्ट्री में अभी आएगा अकबर। अकबर के दरबार में भी कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे जिनको वो नवरत्न कहता था, नवरत्न कहता था। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर और अकबर के टाइम पर 9 स्कॉलर हुए। लेकिन यहां पर कितने स्कॉलर हुए? 8 स्कॉलर हुए। 8 स्कॉलर बोले तो 8 विद्वान। तो मेरे बच्चे कृष्णदेव राय के समय पर कितने विद्वान थे? 8 विद्वान, जिनको वो क्या कहता था? अष्ट दिग्गज कहता था। अष्ट दिग्गज 8 विद्वानों को दिया गया एक समूह उपाधि था, जो सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में थे, जो सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ठीक है, ओके। सचिन सागर कह रहे हैं सर 2 घंटे क्लास लोगे तो हम मैथ रीजनिंग कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चे मैथ रीजनिंग तो आप बड़े ही आराम से प्रैक्टिस करके कर सकते हो। ये तो केवल आपको लर्न करना है। 2 से 3 बार आपने खुद से भी लर्न कर दिया सचिन सागर, तो सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। और एग्जाम आपको फाइट करना है, नौकरी आपको लेनी है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी मेरे बच्चे, याद रखिए ये बात, ठीक। मैं तो आपका बस आने वाले टाइम में टाइम बचा रहा हूं कि आप आने वाला टाइम अपनी मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्टों को और कोर सब्जेक्टों को दे पाए, जिससे हम हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी यहां पर फिनिश कर पाए, ठीक। अब ये 8 दिग्गज कौन कौन थे? तो मेरे बच्चे बहुत सारे नाम हैं, ये 8। आपको केवल और केवल याद रखना, एक नाम इनमें से याद रखना है, एक नाम मेरे बच्चे इनमें से याद रखना है। जैसे ये है अल्लाह सानी, अल्लाह सानी, यह है नंदी तिमन्ना, यह है मध्यागारी मलन्ना, यह है धूर जटी, यह है अल्या राजू राम बंडू, पिंगली सुराणा, या फिर राम राजू, या मेरे बच्चे एक व्यक्ति जो आपको याद रखना है। इन अष्ट दिग्गजों में ये 8वां जो है,
इन अष्ट दिग्गजों में ये आठवां जो है तेनाली रामकृष्ण, ये मेरे बच्चे सबसे विद्वान था, ये सबसे विद्वान था, मोस्ट माइंडेड था, मोस्ट माइंडेड। इसका कंपैरिजन मेरे बच्चे बीरबल से करते हैं, इसका कंपैरिजन बीरबल से करते हैं, सबसे विद्वान यही था। पूछे आपसे तेनाली रामा किसके दरबार में थे, तेनाली रामा किसके दरबार में थे, आंसर याद रखना, किसके मेरे बच्चे, किसके दरबार में थे, किसके दरबार में थे? आप कहेंगे सर ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में। फिर विजयनगर साम्राज्य पर बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। ये जो कृष्णदेव राय हुए, कृष्णदेव राय 1509 से लेके 1529 तक होते हैं। द विजयनगर एम्परर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्परर बाबर 1526 से 1530। यानी कहीं ना कहीं जब बाबर आया, जब बाबर आया 1526 में, और कब तक रहा 1530 तक, 1530 तक, उस समय दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहे होंगे? कृष्णदेव राय कर रहे होंगे। उस समय कौन कर रहे होंगे? कृष्णदेव राय। यही बात लिखी है, पेपर में आती है कि विजयनगर सम्राट विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन आएगा बाबर के समकालीन कौन थे मेरे बच्चे? बाबर के समकालीन सचिन सागर पढ़ चुका हूं मेरे बच्चे, आपका कमेंट बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा, पढ़ाना भी है, ठीक है, ओके। यश बाबू लिखने में टाइम लगेगा तो मेरे बच्चे ये आपके पास एज इट इज रहेगी, ये नोट्सों की ही फॉर्म में है, आसानी से पढ़ भी पाएंगे, आसानी से पढ़ भी पाएंगे। बीरबल तो बाद में आएगा, वो अकबर के समय पर था, ठीक है ना, अकबर के। लेकिन अकबर जैसी खासियत उससे पहले एक व्यक्ति में रही, तेनाली रामा में, तेनाली रामा में। नेक्स्ट देवराय सेकंड, यानी कृष्ण देव राय की बात, देवराय सेकंड आते हैं। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गजा बेटकरा विच लिटरली मीन्स हंटर ऑफ एलिफेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक एक पॉइंट सिलेक्टिव लाया हूं, एक एक पॉइंट सिलेक्टिव लाया हूं कि देवराय सेकंड नाम का जो राजा हुआ, उसने मेरे बच्चे गजबीट कारा की उपाधि धारण की थी। किसकी टाइटल होल्ड किया था? गजबीट कारा। क्यों? गज माने हाथी, बीट माने हराना, यानी कि हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी, ठीक है मेरे बच्चे, हाथियों का शिकारी। विनीत जी एक एक पॉइंट मेरे बच्चे बिल्कुल छटके आया है, उसे भी याद नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत आने वाली है, फिर तो बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, द बैटल ऑफ तलीकोटा, द बैटल ऑफ तलीकोटा, तलीकोटा का युद्ध पूछा जाता है मेरे बच्चे, कब हुआ था? 1565, ठीक है ना, डेट भले ही भूल जाना, 26 जनवरी 1565 है। वॉज फाउट बिटवीन दी राम राजा ऑफ विजयनगर एंड अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनत। दिस बैटल इज जनरली कंसिडर्ड ऑफ द सिग्नल फॉर द एंड ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। विजयनगर डायनेस्टी का ये समापन है मेरे बच्चे। तलीकोटा का युद्ध कर्नाटक में हुआ था बच्चे, तलीकोटा का युद्ध जो कब हुआ था? 1565 को हुआ था, याद कर लेना। किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर के राजा हैं, राम राजा इनका नाम मिलता है, और दक्कन सल्तनतों के जो मुस्लिम सल्तनत थी, जो बहमनी के टूट करके बनी थी, अभी उनके नाम आएंगे, उन सल्तनों के संघ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को सामान्यतः विजयनगर साम्राज्य के अंत की शुरुआत माना जाता है, अंत की शुरुआत माना जाता है, अंत की शुरुआत माना जाता है, ठीक है, याद रखें, ओके। सचिन जी कह रहे हैं प्लीज सर पीपीटी से पढ़ने में हमें 2 घंटे की क्लास होगी, हमें मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ना। तो मेरे बच्चे मैथ रीजनिंग वाले सर प्रैक्टिस से पढ़ा रहे होंगे ना, ठीक है, काहे की दिक्कत है आपको, काहे परेशान हो मेरे लाल, ठीक। चलिए चलिए बेटा, कभी भी आ सकती है। द अरविंदु डायनेस्टी वॉज द 4th एंड लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक। द एम्पायर स्लोली श्रंक एंड द अरविंदु डायनेस्टी एंडेड इन 1646।
मतलब क्या है कि अरबिंदु वंश विजयनगर साम्राज्य का कौन सा नंबर का वंश था? चौथे नंबर का वंश था, और ये कह लो कि अंतिम वंश था। साम्राज्य धीरे धीरे क्या होता गया? सिकुड़ता चला गया, राजा कमजोर होते गए, और मेरे बच्चे 1646 आते तक अरबिंदु वंश समाप्त हो गया। 1646 आते तक अरबिंदु वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1646 आते तक अरबिंदु वंश क्या हो गया मेरे बच्चे? समाप्त। एक एक पॉइंट कतई कीमती लाया हूं, इन पॉइंट्सों को आपने याद रखा मेरे बच्चे तो हिस्ट्री पार कर आओगे। जो 2-3 क्वेश्चन पेपर में आएंगे पार कर आओगे, ठीक है, पार कर आओगे। नेक्स्ट बात करते हैं और मेरे बच्चे, द विजयनगर किंग्स इश्यूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। विजयनगर में बहुत सारे सोने के सिक्के जारी हुए, और उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें वरा कहा जाता था, कॉल्ड वरा, ऑल्सो कॉल्ड पोन इन तमिल एंड होनू इन कन्नड़। दीज gold coins have images of various Hindu deities and animals like the bull, the elephant, and the fabulous गन्नट बेरुंडा अ डबल ईगल। क्या होता है ये गन्नट बेरुंडा? अ डबल ईगल समटाइम्स होल्डिंग एन एलिफेंट इन ईच बीक एंड क्लो। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, समझ में अच्छे से आएगा कि विजयनगर के राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें वराह कहा जाता था। और तमिल भाषा में इन सिक्कों को पोन कहते थे, कन्नड़ भाषा में इन सिक्कों को होनू कहा जाता था, होनू। इन सिक्कों पर विभिन्न हिंदू देवताओं और बैल, हाथी तथा अद्भुत गंडा बेरुंडा, एक दोहरा गरुण, कभी कभी अपनी चोंच और पंजे में एक एक हाथी पकड़ते हुए, इतना बड़ा गरुण, जैसे पशुओं की छवियां होती थी। ये मेरे बच्चे छवियां इन पर बनी होती थी, याद रखिएगा। ओके, क्लियर? चलिए चलिए चलिए, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये विजयनगर साम्राज्य की बात होती है, तो एमबीटी के ही टाइम पर दूसरा साम्राज्य बना था, आपको याद होगा मेरे बच्चे, बहमनी। एमबीटी के ही टाइम पर दूसरा साम्राज्य बना था, बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना वगैरह किसने की थी? देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना वगैरह कौन किया था? द बहमनी एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1347 बाय हसन गंगू, हु वॉज अ टर्किश ऑफिसर इन देवगिरी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी, जो देवगिरी के एक तुर्की अधिकारी हुआ करते थे। था तुर्की ही ठीक है, था तुर्की ही, ये बात याद रखना। 1347 में स्थापना हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें, अलाउद्दीन हसन, ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, सीज्ड दौलताबाद एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान अंडर द टाइटल ऑफ बहमन शाह इन 1347। ठीक, मतलब क्या है? मतलब देखते हैं कि अलाउद्दीन हसन, जिसे आप क्या भी कहते हो? हसन गंगू, यानी ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, के नाम से भी जाना जाता है। इसने दौलताबाद पर कब्जा किया और 1347 में बहमन शाह की उपाधि से खुद को सुल्तान घोषित किया। बहमन शाह के नाम से सुल्तान बना है मेरे बच्चे। किस नाम से बना है? बहमन शाह के नाम से सुल्तान बना है। खुद का नाम क्या है? हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन। ठीक, हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन। क्लियर? चलिए सचिन जी, मुझे और भी बैचेस में मेरे बच्चे क्लास करनी होती है इस वजह से। ठीक, और कोई दिक्कत परेशानी आपको है मेरे बच्चे तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, और बच्चों की क्लास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खराब ना करें। ठीक है, आपकी भावनाएं आप अपने तक रखें, औरों की भावनाएं मेरे बच्चे मैं समझता हूं। ठीक, मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है। ठीक है, और मैं सबके भले के लिए ही काम कर रहा हूं। किसी एक से ना मेरी रिश्तेदारी है, ना किसी एक से मेरी दुश्मनी है। मेरे बच्चे, आप सभी लोग मेरे लिए एक समान हो। ठीक है,
नेक्स्ट, फिर आता है मेरे बच्चे ये जो साम्राज्य बना है बहमनी, इसमें आगे चल के क्या घटनाएं घटी देखो। दिस टर्किश ऑफिसर ऑफ दौलताबाद यानी कि देवगिरी वॉज सपोर्टेड बाय अदर मिलिट्री लीडर्स इन रेबेलियन अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब क्या है कि ये जो देवगिरी, जिसका नाम एमबीटी नहीं दौलताबाद रखा था, देवगिरी या दौलताबाद के इस तुर्की अधिकारी को दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह में अन्य सैन्य नेताओं का समर्थन भी मिला। अन्य सैन्य नेताओं का यानी कि अदर पब्लिक ने भी इसको मेरे बच्चे सपोर्ट किया। अदर पब्लिक ने भी इसको सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया तो क्या हुआ, इन 2 years अलाउद्दीन हसन बहमन शाह शिफ्टेड हिज कैपिटल टू गुलबर्गा। ठीक, बेहतरीन पॉइंट है मेरे बच्चे, बेहतरीन पॉइंट है, याद रखना इसको। ठीक, 2 वर्षों के अंदर, 2 वर्षों के अंदर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यही हसन गंगू जो है, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा स्थानांतरित कर दी। कहां स्थानांतरित की, गुलबर्गा स्थानांतरित की। नेक्स्ट, हिज सक्सेसर founded it difficult to organize a stable kingdom even around Gulbarga, so the capital was again shifted to Bidar in 1429। in 1429 बेहतरीन पॉइंट ये भी है कि इसके उत्तराधिकारियों को लगा कि गुलबर्गा के आसपास हम शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, गुलबर्गा के आसपास हम शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो गुलबर्गा के आसपास एक अस्थिर साम्राज्य संगठित करना कठिन इनको लगने लगा। तब इन्होंने अपनी राजधानी फिर से बदली और 1429 में कहां राजधानी बनाई, बीदर स्थानांतरित कर दी अपनी राजधानी। कहां ट्रांसफर कर दी, बीदर राजधानी इन्होंने बनाई। ठीक है, बीदर राजधानी इन्होंने बनाई, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे मोहम्मद फर्स्ट सक्सीडेड बहमन शाह, मोहम्मद प्रथम बहमन शाह के उत्तराधिकारी बने, मोहम्मद प्रथम बहमन शाह के उत्तराधिकारी बने, मोहम्मद प्रथम बहमन शाह के उत्तराधिकारी बने। और फिर आगे कहानी चली कि गोल गुंबज वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। बेहतरीन पॉइंट है मेरे बच्चे, कर्नाटक का ये गोल गुंबज कई बार पेपर में आता है कि किसने बनवाया, किसने बनवाया। गोल गुंबज का निर्माण कभी आपसे पूछे तो यही है व्यक्ति, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, याद रखिएगा। गोल गुंबज राजधानी इसलिए बनाते थे, कहीं बैठ के तो मेरे बच्चे संचालन करेंगे, कहीं बैठ के तो काम करेंगे, किसी एक जगह तो स्टेबिलिटी बनाएंगे, इसीलिए राजधानी बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है 8 मिनिस्टर्स ऑफ द बहमनी स्टेट। बहमनी राज्य के 8 मंत्री, बहमनी राज्य के 8 मंत्री थे, जिनमें मेरे बच्चे जैसे एक था आपका वकील उस सुल्ताना, या जिसी को आप कहते हो ल्यूटिनेंट ऑफ किंगडम, ल्यूटिनेंट ऑफ किंगडम, जो क्या करता था, हु वॉज द इमीडिएट सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ द सोवर्जन। मतलब क्या है, वकील उस सुल्ताना, या इस पद का नाम था राज्य का उपराज्यपाल, जो सुल्तान का तत्काल अधीनस्थ अधिकारी था, सुल्तान के आदेश पर राज्य का संचालन करता था। गोल गुंबज कर्नाटक मेरे बच्चे, गोल गुंबज कर्नाटक। ठीक है, गोल गुंबज कर्नाटक। नेक्स्ट अगला है पेशवा, हु वॉज एसोसिएटेड विद द ल्यूटिनेंट ऑफ द किंगडम। पेशवा नाम का पद भी यहां होता था। वैसे मराठों में आपने सुना होगा, बहमनियों में भी मेरे बच्चे पेशवा था, जो राज्य के उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करता था। तीसरा था वजीर कुल, वजीरी कुल, हु सुपरवाइज द वर्क ऑफ ऑल अदर मिनिस्टर। वजीरी कुल नाम का जो अधिकारी था, वो अन्य सभी मंत्रियों के कार्यों की निगरानी करता था, हेड होता था ये मिनिस्टर्स का, काम देख रेख करना। फिर एक पदाधिकारी आया अमीर ए जुमला, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस इसको बोलते थे, अमीर ए जुमला बोले तो वित्त मंत्री। ऐसे ही नाजिर, ये होता था असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस,
नाजिर बोले तो वित्त मंत्री का सहायक, वित्त मंत्री का सहायक। एक था वजीर ए अशरफ, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्री होता था ये। वजीर ए अशरफ ही कौन था? विदेश मंत्री था, याद रखना। वजीर ए अशरफ ही कौन था? विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। कोतवाल पुलिस वाला होगा। अ चीफ ऑफ पुलिस एंड सिटी मैजिस्ट्रेट इन द कैपिटल। कोतवाल कौन था? राजधानी में पुलिस प्रमुख और नगर मजिस्ट्रेट हुआ करता था। इसके अलावा सदर ए जहां, सदर ए जहां कौन था बच्चे? तो चीफ जस्टिस को ये लोग सदर ए जहां कहते थे। और साथ में मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड एंडोमेंट्स। सदर ए जहां कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश था, साथ में धार्मिक मामले और अनुदानों का मंत्री था। धार्मिक मामले और अनुदानों का मंत्री। ये 8 मिनिस्टर बहमनी साम्राज्य में दिखाई दिया करते थे। ना भी याद हो मेरे बच्चे, पूछा नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है। सर दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों रखा गया? राहुल कुमार, आपका नाम राहुल क्यों रखा गया? आपका नाम राहुल क्यों रखा गया भैया? कुछ और भी तो रख सकते थे घर वाले। राहुल से ऐसा क्या नाम का लगाव था? देखो, डेक्कन सल्तनत, दक्कन की सल्तनत, यानी कि ये जो दक्षिण की सल्तनतें हुई कितनी हुई? तो मेरे बच्चे, द डेक्कन सल्तनत वर 5 मुस्लिम रूल्ड किंगडम्स located in the Deccan Plateau. They ruled South Central India from 1527 to 1686. याद रखें, ये जो बहमनी साम्राज्य है, जब इसमें विभाजन होने लगे तो कितनी छोटी छोटी डायनेस्टी यहां बनी थी मेरे बच्चे, याद कर लेना, इनका नाम पूछा जाता है। दक्कन, दक्कन सल्तनतें 5, कितनी? 5 मुस्लिम शासित राज्य थी जो दक्कन के पठार में स्थित थी। इन्हें 1527 से 1686 तक दक्षिण मध्य भारत पर शासन किया है। अनुदान मतलब दान देना, प्रिंसी शुक्ला, अनुदान का मतलब दान, डोनेशन, ठीक है ना, अथॉरिटी। टी शर्ट आज से शुरू हो गया है, कल अरे हमने तो लास्ट क्लास में भी पहना था। द डेक्कन सल्तनत वर एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग ब्रेकअप ऑफ द बहमनी सल्तनत इन 1527। बहमनी सल्तनत के विघटन, मैंने कहा ना, जब साम्राज्य विघटित होने लगा बहमनियों का, तब ये सल्तनतें बनी 5 टूट करके। विघटन के बाद 1527 में दक्कन सल्तनतें स्थापित हुई। दक्कन सल्तनत स्थापित हुई, कितनी हुई सर? तो लिखा है 5 किंगडम्स ऑफ डेक्कन सल्तनत वर। दक्कन सल्तनतों के 5 राज्य, 5 बनी थी, 5 कितनी बनी थी? 5 बनी थी। कौन कौन सी बनी थी देख लो, पांचों आपके सामने मेरे बच्चे। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है, देख सकते हो, किंगडम यानी कि राज्य। दूसरा है उनके फाउंडर, बोले तो संस्थापक। तीसरा है डायनेस्टी यानी कि वंश, किस वंश ने शासन किया या किस वंश के ये लोग फाउंडर थे। देखिए, मैंने कहा सबसे पहला जो वंश, ये जो क्षेत्र आया, राज्य आया, अहमदनगर वाला होता है। अहमदनगर के वाले वंश के संस्थापक थे मेरे बच्चे मलिक अहमद बहरी, मलिक अहमद बहरी। और इनका वंश था निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश नाम के डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। गोलकुंडा, गोलकुंडा वाले डायनेस्टी के संस्थापक हुए कुली कुतुबुल मुल्क, कुली कुतुबुल मुल्क, ठीक। और इनकी जो डायनेस्टी थी, जो वंश था, वो था कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। गुड मॉर्निंग भैया, जब आंख खुले तभी सवेरा। तीसरा आता है बीजापुर डायनेस्टी। बीजापुर डायनेस्टी में संस्थापक कौन हुए? इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह यानी कि आदिल शाही डायनेस्टी से ये बिलोंग किया करते थे। किस डायनेस्टी से? आदिल शाही डायनेस्टी से। प्रिंसी शुक्ला जी, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ाएगा बेहतरीन पढ़ाएगा, परेशान ना होना। बरार, बरार बोले तो इसके संस्थापक थे फतेह उल्ला इमाद उल मुल्क, फतेह उल्ला इमाद उल मुल्क, ठीक। और कौन सी डायनेस्टी से थे? इमाद शाही डायनेस्टी, इमाद शाही वंश से थे। पांचवी मेरे बच्चे बीदर है, पांचवी मेरे बच्चे बीदर है। 1 अहमदनगर, 2 गोलकुंडा, 3 बीजापुर, 4 बरार, 5 बीदर। बीदर के संस्थापक होते हैं कासिम बरीद, और मेरे बच्चे बरीद शाही डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। 5 डायनेस्टी बनी
बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद इन्होंने ही आपस में संघ बना करके विजयनगर से तलीकोटा का युद्ध लड़ा और तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर के राम राजा को हराया था। राम राजा को हराया था। रंजन बिहारी जी बिल्कुल मिलेगा, आप लोगों के लिए भी प्रिंट करने डलवा दी हैं, ठीक है ना। बस शर्त है, उसकी कंडीशन है कि जो व्यक्ति जो बच्चा सिलेक्शन के साथ हम तक आएगा केवल उसी को ये टी शर्ट दी जाएगी, उसी को सम्मान के साथ ये टी शर्ट दी जाएगी मेरे बच्चे। क्लियर? तो ये बहमनियों की बात थी। अब हम वापस चलते हैं। आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में अंतिम जो वंश था वो था मेरे बच्चे लोधी वंश। कौन सी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, और उस लोधी वंश में जो लास्ट रूलर हुआ था वो मेरे बच्चे इब्राहिम लोधी था। और इस इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने। और बाबर जैसे ही आया था मैंने कहा कि अब स्टार्ट हो जाएगा आपका मुगल डायनेस्टी, मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य। तो इस मुगल किंगडम के जो संस्थापक हुए, इस मुगल एम्पायर के जो संस्थापक हुए वो बाबर थे, जिन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था, जिन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था। प्रिंस शुक्ला जी, आई डोंट नो, ये चीजें किसी दूसरे टीचर को पता नहीं होती हैं कि कौन टीचर कब छुट्टी पे है, कौन कहां पर है। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे सबका मिलना जुलना, सबके टाइमिंग अलग अलग होती है, तो मुलाकात भी नहीं हो पाती। ठीक, सबसे पहली बात, बाबर, देखो नाम आ गया बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। कभी भी मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछे बाबर होता है। विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1526। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है भैया, अच्छी बात है। जिसकी स्थापना 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। आपको पता है ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसको हराया था? किसको हराया था? तो मेरे बच्चे इब्राहिम लोदी को हराया था, याद होगा। इब्राहिम लोदी को हराया था, 1526 में हराया था। ठीक है, 1526 में। ठीक, फिर बाबर के जीवन में मेरे बच्चे और बातें करें तो देखिए, द मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब in 1707 and formally ended after the revolt of 1857 when power passed to the British. Power passed to the British crown. मतलब क्या है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हो गया था। ठीक, बाबर होता है, बाबर के बाद आता है कौन? बाबर के बाद आता है कौन? बाबर के बाद मेरे बच्चे कौन आएगा? बाबर के बाद आता है आपका हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के बाद जहांगीर होता है। जहांगीर के बाद मेरे बच्चे शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई तो मुगल आपस में लड़ने लगे गद्दी के लिए। और गद्दी के लिए जब लड़ने लगे तो मेरे बच्चे इनका साम्राज्य, इनका पतन, इनका जाना शुरू हो गया। इनकी पावर कमजोर होने लगी। ठीक, और औपचारिक रूप से ऑफिशियली 1857 के विद्रोह के बाद ये समाप्त हो गए और सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। ठीक है ना, पूरी तरह से भारत का रूल किस पे चला गया? ब्रिटिश क्राउन पे चला गया। क्योंकि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में मारे जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, पूना की म्यांमार की रंगून जेल में, और 1862 में वहां मर जाते हैं। तो आते हैं मेरे बच्चे आगे। मुगल साम्राज्य देखो स्टार्ट है। मुगल साम्राज्य बाबर बाबू इसकी स्थापना करेंगे। बाबर वॉज फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर विच वॉज established in 1526। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1526 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे? 1526 में। द मुगल एम्पायर, ये सेम लाइन है मेरे साथियों, सेम लाइन वही है कि मुगलों की जो पावर थी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनका जाना स्टार्ट हो गया और ऑफिशियली 1857 में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता चली गई। ये सेम लाइन है। नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। पूछेगा मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ बाबर भारत में? तो भैया बाबर ने किया था।
किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा के। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर किस युद्ध में? पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में कब? 1526 में। इसके साथ भारत में मुगल सल्तनत स्थापित हो गई। इसी के साथ ही मुगल सल्तनत स्थापित हो गई। बेहतरीन पॉइंट है मेरे बच्चे कि बाबर जो था इतना खतरनाक कैसे था। ठीक, सचिन सागर कह रहे हैं मुगल कैसे कहते हैं? मुगल का अर्थ क्या होता है? मुगल मेरे बच्चे ये शासक हुआ करते थे। कहां के? ये आए थे आपके अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में, और इनके जो पिताजी रहे हैं ये तैमूर जैसों के वंशज हैं। इनकी जो माता रही है ये चंगेज खां जैसों के वंशज हैं। ठीक, इनको हम मुगल्स कहते हैं। ये कहा करते थे कि इस्लाम में पावरफुल लोग हम लोग हैं, इस्लाम में पावरफुल लोग हम लोग हैं। तो भारत में इन्होंने सत्ता जमाई, और बाबर ने यहां पर इस युद्ध में मेरे बच्चे तोप लेकर के आया था। तोप, अब तोप से तलवारों का सामना थोड़ी होगा, तोप से तलवारों का सामना थोड़ी होगा मेरे साथियों। ठीक है, तो देखिए, बाबर वॉज डिसेंडेंट ऑफ तैमूर यानी फादर साइड एंड चंगेज खां फ्रॉम मदर साइड। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। जब इतने खतरनाक लोगों के वंशज आप होगे तो आप भी खतरनाक ही होगे। ठीक, अब बाबर जब भारत में आया मेरे बच्चे, तो इब्राहिम लोदी को हरा के यहीं बैठ गया। उसने कहा कि भारत अच्छी जगह है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में, याद करो, एक राजस्थान के राजा ने हराया था। इब्राहिम लोदी को खतौली की बैटल में एक राजस्थान के राजा ने हराया था, जिसका नाम था मेरे बच्चे राणा सांगा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भी हराया। राणा सांगा अब मेरे बच्चे बाबर के पीछे लग गया। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना शेर से मुकाबला करना आसान नहीं है। तो बच्चे बाबर शेर था, बाबर शेर था, शेर। ठीक है, अपने दम पे सत्ता खड़ी करने वाला राजा था। इतनी आसानी से इब्राहिम लोदी की तरह हारने वाला नहीं था। तो 1527 बाबर का के लिए एक बैटल होती है डू और डाई की। अगर बाबर इस युद्ध को हार जाता है तो बाबर भारत से चला जाएगा, और अगर जीत जाता है तो कोई दूसरी पावर भारत में नहीं है जो बाबर से टक्कर ले पाए। क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा ने। राणा सांगा तब से इब्राहिम लोदी से पावरफुल साबित हो गए थे। ठीक है, अब बाबर को अगर भारत में टिकना है तो मेरे बच्चे किसको हराना पड़ेगा? राणा सांगा को। तो नंबर लगा दिया 1527। बाबर डिफीटेड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन दी बैटल ऑफ खानवा, इन दी बैटल ऑफ खानवा नियर आगरा। 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया, राणा सांगा को हराया। और मेरे बच्चे यहां से बाबर की कहानी भारत में स्टार्ट हो गई। यहां से इस युद्ध में बाबर ने, याद रखना, जिहाद का नारा दिया था। ये जो बैटल हुई थी जिसे आप खानवा बैटल कहते हैं, कहां गई? खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। इस युद्ध में मेरे बच्चे बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने क्या दिया था साथियों? बाबर ने जिहाद का नारा दिया था कि इस्लाम से बिलोंग करते हैं हम लोग और इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। स्लोगन ऑफ जिहाद, जिहाद का नारा, जिहाद का नारा यहीं पर दिया था क्योंकि इसकी सेना थक रही थी और इसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। कहा कि भैया इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है और आप लोग इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, आप अल्लाह के बंदे हैं। ठीक, तो जिहाद का नारा इन्होंने दिया था। ठीक, नेक्स्ट 1528 बाबर डिफीटेड मेदनी राय ऑफ चंदेरी इन दी बैटल ऑफ चंदेरी। 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय को हराया। मेदनी राय को पूछा जाता है, ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट इन 1529 बाबर डिफीटेड द अफगान्स इन द बैटल ऑफ घाघरा। 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। और ये अफगान कौन था मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, ये मेरे बच्चे महमूद लोदी था। महमूद लोदी, महमूद लोदी था। ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि मेरे बच्चे ये महमूद लोदी या मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई, और इसको हराया था घाघरा के युद्ध में।
इसको हराया था एमपी, एमपी बोले तो चंदेरी, एमपी मध्य प्रदेश चंदेरी। नेक्स्ट फिर एक खास पॉइंट देखो, तुजूक ए बाबरी या जिसको आप बाबरनामा भी कहते हो, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर की आत्मकथा आपसे पूछे तो तुजूक ए बाबरी, तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से जानी जाती है, जिसे मेरे बच्चे खुद बाबर ने लिखा है। इसके राइटर भी कौन है? इसके राइटर भी खुद बाबर हैं। राइटर भी कौन है? खुद बाबर हैं। राइटर भी कौन है मेरे बच्चे? इसके खुद बाबर होते हैं, याद रखना। तुजूक के बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। फिर बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज आर्टरी इन इंडिया। बाबर भारत में तोप खाना, मेरे बच्चे तोप लेके आया था, का उपयोग करने वाला पहला शासक था। भारत में तोपों को लाने वाला यही है, तोपों को लाने वाला यही है। ठीक, नेक्स्ट, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू होल्ड द कोहिनूर डायमंड। बाबर पहला मुगल शासक था जिन्होंने कोहिनूर हीरा अपने हाथ में लिया। कोहिनूर हीरा अपने हाथ में लिया। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड कहां से निकाला गया था, यह बात याद रखेंगे। कोहिनूर डायमंड कहां से निकाला गया था, यह बात याद रखेंगे मेरे बच्चे। वैसे ज्योग्राफी में कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। कोहिनूर डायमंड जो है ये गोलकुंडा खदान से निकाला गया था। ठीक है, गोलकुंडा खदान से निकाला गया था, जो मेरे बच्चे हैदराबाद में थी। कहां थी? हैदराबाद। कहां थी साथियों? हैदराबाद। ठीक है, कोहिनूर हीरा जो है ये किस खदान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरा जो है ये किस खदान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरे के लिए याद रखना साथियों, कोहिनूर हीरा कहां से निकाला गया? तो मेरे बच्चे गोलकुंडा खदान से निकाला गया। कौन सी खदान? गोलकुंडा खदान। गोलकुंडा खदान से निकाला गया था। गोलकुंडा खदान से निकाला गया था, जो कहां की होती है? हैदराबाद की होती है। कहां की होती है साथियों? हैदराबाद की होती है। हैदराबाद की होती है। ठीक, नेक्स्ट, बाबर के बाद, बाबर के लिए एक पॉइंट और है, मैं यहां लिखे देता हूं। बाबर को मेरे बच्चे पहले कहां दफनाया गया था? बाबर को पहले कहां दफनाया गया था? बाबर की जो कब्र है मेरे बच्चे, बाबर की जो कब्र है, कब्र यहां लिखे देते हैं। बाबर की कब्र याद रखना। बाबर की जो कब्र है, कब्र का मतलब होता है जहां इनको दफनाया गया। ठीक, बाबर की जो कब्र है वो पहले कहां पर थी? स्टार्टिंग में कहां पर थी? स्टार्टिंग में मेरे बच्चे, स्टार्टिंग में इसकी जो कब्र थी वो आगरा के आरामबाग में। आरामबाग आगरा, आरामबाग आगरा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसकी कब्र कहां पर थी? आरामबाग आगरा में थी। लेकिन बाद में पता चला, जब इसकी मेरे बच्चे, जब इसकी बायोग्राफी पढ़ी गई तो उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि भैया मुझे अगर मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफनाना, वहीं रहती है मेरी बाबुल, वहीं रहती है मेरी बाबुल, मुझे दफनाना काबुल। तो बाद में इसे कहां दफनाया गया? बाद में इसे कहां दफनाया गया मेरे बच्चे? बाद में कहां दफनाया गया? काबुल अफगानिस्तान। बाद में कहां दफनाया गया? इसकी अंतिम इच्छा दिखाई गई तो अफगानिस्तान में इसे दफनाया गया। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बाबर के बाद आता है मेरे बच्चे हुमायूं। बाबर के बाद आता है हुमायूं। 1530 में मृत्यु हो गई भैया सचिन। ठीक है, 1530 में तभी तो दफनाओगे, तब राजा बना हुमायूं। तब राजा बना हुमायूं। 1530 में राजा बनता है। 1540 यानी जो बाबर था, बाबर कब से कब तक रहा? बाबर रहा था मेरे बच्चे 4 साल। बाबर रहा था 4 साल, 1526 से लेकर के 30 तक था बाबर। ठीक है, यही था बाबर। अब हुमायूं आ चुका है, 30 से 40 तक रहेगा और इसके बाद 15 सालों के लिए गायब हो जाता है। 15 साल यहां सूर वंश के लोग आते हैं, शेर शाह सूरी वगैरह। तो 1555 में वापस आएगा और 56 तक रहेगा। हुमायूं 1530 से 40, 10 साल लगातार, फिर 15 साल गायब और फिर 55 से लेके 56। ठीक है, आफ्टर बाबर्स डेथ हिज सन हुमायूं
असेंडेड द थ्रोन, बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं ने गद्दी संभाली। किसने गद्दी संभाली? हुमायूं ने गद्दी संभाली। हाँ जी, आरामबाग को ही रामबाग कहते हैं। ठीक, आगरे से ही है क्या सचिन जी? हिज फर्स्ट कन्फ्रंटेशन वॉज विथ शेर खां, लेटर नोन एज शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी एट चुनार इन 1532। खास पॉइंट है मेरे बच्चे कि हुमायूं का शेर शाह, या जिसे पहले शेर खां कहते थे, उससे पहली बार सामना कब हुआ? तो हुमायूं का पहला सामना शेर खां, जिसे बाद में शेर शाह के नाम से भी जाना गया, से 1532 में चुनार में हुआ। चुनार बोले तो बिहार, चुनार बोले तो बिहार, चुनार बोले तो बिहार। यहां पर पहली बार सामना हुआ था इन दोनों शेरों का। नेक्स्ट, शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड द बैटल ऑफ कन्नौज 1540, फोर्सिंग हुमायूं टू फ्ली फ्रॉम इंडिया। मतलब क्या है कि शेर शाह सूरी ने मेरे बच्चे नंबर लगा दिया हुमायूं का, और कितनी बार हराया? 2 बार हराया। शेर शाह ने हुमायूं को चौसा के युद्ध, जो कब हुआ था? 1539, और कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540, इसी को मेरे बच्चे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी इसको कहते हैं। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 में हराया। और जैसे ही 1540 में हराया हुमायूं, इससे हुमायूं भारत छोड़कर भागना पड़ गया, इससे हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ गया। शेर शाह कहां का शासक था मेरे बच्चे? चुनार का शासक था, बिहार का शासक था, बिहार का शासक था। ठीक है, बिहार का शासक था। इसके बाद में शेर शाह दिल्ली पर सूरवंश आता है। दिल्ली पर जब हुमायूं भाग गया तो दिल्ली पर सूरवंश ने शासन किया, सूर्य डायनेस्टी ने शासन किया। दिल्ली पर किस डायनेस्टी ने शासन किया? सूर्य डायनेस्टी, सूरवंश ने शासन किया। कब से कब तक? जब तक हुमायूं वापस नहीं आ जाता। 1540 से लेके 1555, 55 में हुमायूं बैक करेगा, 55 में हुमायूं बैक करेगा। अब देखो, शेर शाह जब तक थे बढ़िया चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, हर राजा की संतानें मजबूत नहीं होती। शेर शाह की हो गई मृत्यु। आफ्टर शेर शाह डेथ, his weak successor ruled for 10 years, for 10 years, and Humayun regained power in 1555। शेर शाह की मृत्यु के बाद, शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, यानी कि लगभग 1545 में मृत्यु हुई। 1545 में मृत्यु, 1545 में मृत्यु हुई। 10 वर्षों तक इसके आगे वाले राजाओं ने शासन किया, और 1555 में हुमायूं ने सत्ता वापस हासिल की, सत्ता वापस हासिल की। ये वही शेर शाह सूरी है, ये वही शेर शाह सूरी है जिसने मेरे बच्चे आपके लिए कौन सा सिक्का चलाया था? रुपया नाम का सिक्का चलाया था, जो आगे चल के भारत की मुद्रा बनी। ज्योत्सना जी, ऐसे तो पूरा सूरवंश हमें पढ़ना पड़ जाएगा। मैं केवल उस डेटा पर बात कर रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे बच्चे। मैं ना इधर की बात कर रहा ना उधर की बात कर रहा, मैं कहीं की बात ही नहीं कर रहा। बस इतना याद रखना कि सिकंदर सूर को हरा करके, एक राजा था सिकंदर सूर, लास्ट में मेरे बच्चे सिकंदर सूर नाम का राजा मिलता है, और सिकंदर सूर को इसने डिफीट किया था, सिकंदर सूर को इसने हराया था, और गद्दी हत्या ली थी वापस से दिल्ली की, गद्दी हत्या ली थी। जीटी रोड भी मेरे बच्चे इसी ने बनवाया, जीटी रोड भी इसी ने बनवाया, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। आ जाओ मेरे बच्चे, सूर्य डायनेस्टी की थोड़ी सी बातें आपके लिए। सूर्य डायनेस्टी, सूरवंश, सूर्य डायनेस्टी सूरवंश, क्योंकि बीच में 15 साल मुगल गायब रहे हैं। शेर शाह सूरी वॉज द फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है सर। फ्रॉम द टाइम ऑफ हुमायूं फ्लीड इन द बैटल ऑफ कन्नौज 1540 टू हिज
रिटर्न इन 1555. दिल्ली वॉज रूल्ड बाय शेर शाह ऑफ द सूर डायनेस्टी. कन्नौज युद्ध 1540 में हार के बाद से 1555 तक दिल्ली पर सूर वंश के लोगों ने शासन किया है. दिल्ली पर सूर वंश के लोगों ने शासन किया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया. शेर शाह डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 47 सरकार्स. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, यानी डिविजन्स, विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इन परगना. शेर शाह ने अपने साम्राज्य को कितनी सरकारों में बांटा? 47 सरकारों में बांटा, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र बांट दिए सरकारों के नाम से, और उन्हें आगे चल के परगनों में भी विभाजित कर दिया, जिससे कि आसानी से चीजों को रेगुलेट किया जा सके. फिर एक खास पॉइंट मैंने कहा था, शेर शाह बिल्ट एंड मॉडर्नाइज्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड एंड प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स. शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण और आधुनिकीकरण कराया तथा व्यापार और वाणिज्य को क्या दिया? बढ़ावा दिया. व्यापार और वाणिज्य को क्या दिया बाबू? बढ़ावा दिया. ठीक है. नेहा गुप्ता जी, 15 साल तक हुमायूं इसी उधेड़ बुन में रहा कि कब मौका लगे और वापस से दिल्ली का राजा बन पाऊं, दिल्ली का बादशाह बन पाऊं. ठीक. द फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विच अकबर एंड टोडरमल have been so highly praised was largely based on the method of शेर शाह. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, कि जिस वित्तीय प्रशासन के लिए अकबर और उसका वित्त मंत्री, जिसका नाम मिलता है टोडरमल, की अत्यधिक प्रशंसा की गई है, वह मुख्य रूप से शेर शाह के तरीकों पर ही आधारित थी. इसी की कॉपी मारा था टोडरमल, इसी की कॉपी मारा था टोडरमल. शेर शाह is regarded as the forerunner of Akbar because Sher Shah introduced many of the administrative reforms that Akbar would consider further. शेर शाह को अकबर का अग्रदूत, अकबर जैसे काम करे लेकिन अकबर से पहले करे, शेर शाह को अकबर का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि शेर शाह ने कई प्रशासनिक सुधार किए जिन्हें अकबर और आगे मजबूत करेगा, जिन्हें अकबर और आगे मजबूत करेगा. राम राम भाई. परगना मतलब छोटा क्षेत्र, जैसे आज होता है ना, जैसे आज होता है मंडल, जिला, जिले के अंदर नगर पालिका, पंचायत, ऐसे करके इसने अपने क्षेत्रों को बांटा जिससे आसानी से उन्हें संभाला जा सके. ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ न्यू वॉल्ड सिटी इन दिल्ली which later came to be known as पुराना किला, ओल्ड फोर्ट. इसने दिल्ली में एक नई दीवारबंद शहर का निर्माण शुरू कराया, जिसे बाद में पुराना किला या ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. किसने मेरे बच्चे? शेर शाह सूरी ने. और इसका जो मकबरा है, बहुत बार पूछा जाता है, इसका जो मकबरा है, इसका जो मॉन्यूमेंट्स है, वो कहां पर है मेरे बच्चे? सासाराम. सासाराम बोले तो बिहार, सासाराम बोले तो बिहार. इसका मकबरा कहां पर है शेर शाह का? शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में होता है, याद रखें. सासाराम बिहार में होता है, याद रखें. ठीक. अब जब शेर शाह चले गए, शेर शाह was succeeded by his son Islam Shah, who ruled till 1553. His death at a young age led to a state of confusion about succession. Humayun used this opportunity to regain Delhi and Agra from the सूर रूलर्स. मतलब क्या है कि शेर शाह के बाद उसके दूसरे बेटे इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली, जिन्होंने 1553 तक शासन किया. उनकी कम उम्र में मृत्यु ने उत्तराधिकार को लेकर, किसकी कम उम्र में? इस्लाम शाह. 1553 में ये मर गया.
1553 में ये मर गया, ठीक, को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई कि भैया कौन अब आगे संभालेगा। हुमायूं ने इस अवसर का लाभ उठाया और सूर शासकों से दिल्ली और आगरा को फिर से प्राप्त कर लिया। सूर शासकों को दिल्ली और आगरा से फिर से प्राप्त कर लिया, ठीक है। अमन राव जी, अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्लास कब तक चलेगी, बस 10 मिनट और चलेगी, 10 से 15 मिनट, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब वापस आते हैं मेरे बच्चे सूर के बाद में, सूर के बाद में फिर से वापस आते हैं हुमायूं। हुमायूं गद्दी पर आया, हुमायूं गद्दी पर आया, और याद रखना हुमायूं की मृत्यु का खास घटना है मेरे बच्चे, हुमायूं की मृत्यु एक खास घटना है, इसे लिख लेना। हुमायूं जब 1555 में, हुमायूं जब 1555 में गद्दी पर आया तो मेरे बच्चे इसने एक पुस्तकालय बनवाया था, इसने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम होता है दीनपना पुस्तकालय। इसकी जो डेथ हुई, इसकी जो डेथ हुई वो 1556 में हुई, यानी दोबारा जब गद्दी पर बैठा तो मेरे बच्चे 1 साल बैठ पाया, 1 साल। और डेथ कैसे होती है, बाय स्लीपिंग फ्रॉम स्टेयर्स, बाय स्लीपिंग, बाय स्लीपिंग, बाय स्लीपिंग फ्रॉम स्टेयर्स, फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ, स्टेयर्स ऑफ दीनपना पुस्तकालय, ऑफ दीनपना लाइब्रेरी, ऑफ हिज दीनपना लाइब्रेरी। इसी ने लाइब्रेरी बनाई थी इसलिए मैंने हिज लगा दिया है, देख लेना। दीनपना, दीनपना लाइब्रेरी इन दिल्ली, लाइब्रेरी इन दिल्ली, लाइब्रेरी इन दिल्ली, ठीक है। इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु कैसे हुई, इसकी, इसके दीनपना पुस्तकालय की, दीनपना पुस्तकालय की, दीनपना पुस्तकालय की, पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़ककर, सीढ़ियों से लुढ़ककर। तो लोग कहते भी हैं इसके बारे में कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया। बचपन का नाम शेरशाह के मेरे बच्चे लिख लेना फरीद था। बचपन का नाम अगर नहीं लिखा है तो मेरे साथियों लिख लेना, ये जो शेरशाह सूरी है इसका चाइल्डहुड नेम क्या था, फरीद। इसके बचपन का नाम था फरीद। चाइल्डहुड नेम क्या था, चाइल्डहुड नेम मेरे बच्चे इसका फरीद हुआ करता था। बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम मेरे साथियों फरीद था। क्या था, फरीद इसका नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था, फरीद नाम हुआ करता था, याद रखेंगे। क्या नाम था साथियों, फरीद, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात आती है मेरे बच्चे अकबर, ठीक है। अब अकबर पर बात आती है, सर हुमायूं क्यों गया, क्यों आया। मेरे बच्चे जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया तो गद्दी दिल्ली में रहने देगा वो कहीं से, ठीक, इसीलिए गया। कैडेप का क्या मतलब है, कैडेप का मतलब है के फॉर कुमार, और ईडी का मतलब है एडुटेनमेंट का ईडी, एडुटेनमेंट का ईडी, ठीक, क्लियर। तो मेरे बच्चे ये अकबर की कहानी मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। आज आप लोगों को पहली बार क्योंकि पीपीटी से पढ़ रहे हो तो हैबिचुअल तो हो नहीं, हैबिचुअल तो हो नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि पहले दिन से ही आपके ऊपर ये बर्डन हो जाए। मैं इसे कल खत्म करूंगा और परसों लगाएंगे इसका मोक। मैं इसे कल खत्म करूंगा और परसों लगाएंगे इसका मोक, क्योंकि अगर मैं आज ही इसे खत्म कर डालूं तो आपको इतनी हैबिट है नहीं, क्योंकि अचानक से जब चीजें बदलती हैं तो मेरे बच्चे अराजकता फैलती है, अराजकता। जैसे कह रहे हैं ना कि लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, हरी पे चलना चाहिए, और मोदी जी रात को आ जाएं और मोदी जी कह दें भाइयों बहनों आज से हम एक नया बदलाव करने जा रहे हैं और ये बदलाव देश के इतिहास में क्रांतिकारी सिद्ध होगा। समझ रहे हो भाइयों बहनों, कल से आपको लाल बत्ती पर रुकना नहीं है।
लाल बत्ती पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, और रुकना है हरी बत्ती पर। हरी पर रुकना है, लाल पर चलना है। सोच के देखो अगले दिन के रोड का हाल कैसा होगा, अगले दिन के रोड का हाल कैसा होगा मेरे बच्चे। एक्सीडेंटों की बरसात होगी। तो वही चीज है। अब पहले तक हम हाथ से काम चला रहे थे, अब हम पीपीटी से करा रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि चीजें स्मार्ट वे में लिमिटेड पोर्शन के साथ स्टडी हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अचानक से बदलाव हुआ है, तो आपको भी उस आदत में ढालने के लिए मैं आज ज्यादा नहीं कराऊंगा। मेरे पास नहीं तो पूरा कंटेंट है, ये मराठों तक का, मराठों तक का पूरा कंटेंट है। और मेरे बच्चे हमने आज आधा किया है, आधा कल करेंगे, परसों इसका मुक लगाएंगे तो मिडिएवल हिस्ट्री साफ हो जाएगी। फिर मैं लाऊंगा आपके लिए मॉडर्न, फिर मैं लाऊंगा आपके लिए मॉडर्न। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर बोलूंगा उतना ही कंटेंट करेंगे जितना मेरे बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, एक स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे और बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से इसको खत्म करेंगे। बस इसे 2 से 3 बार पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूं 2 से 3 बार पढ़ लेना जो कुछ भी कराया है। आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, चौथी बार में ऐसा लगेगा पढ़ा हुआ है। बस ये अपने आप में मेरे बच्चे आपको फैक्ट लिखे हुए मिल रहे हैं बेहतरीन वाले। ठीक, तो जय हिंद साथियों, जय भारत। आज के लिए इतना ही।